नमस्कार मित्रों। आज मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपसे वर्णन करना चाहूँगा। हम लोगों को यही बताया गया है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सिपाही विद्रोह था। कुछ लोगों ने, क्रांतिकारी कह लीजिए, उनको लगा कि कारतूसों में जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, गाय की चर्बी लगी हुई है या सुअर की चर्बी लगी हुई है, उन्होंने उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, गोली चला दी। और ये बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे मुंह चलती चली गई और एक सिपाहियों में विद्रोह हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जी हाँ, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं वीर सावरकर की लिखी हुई किताब के कुछ अंशों से, जो उन्होंने अपनी किताब 1857 स्वतंत्र समर के नाम से लिखी थी। इटली निवासी मैजिनी, जो कि एक प्रख्यात दार्शनिक था, वो लिखता है कि हर क्रांति की नींव में कोई ना कोई तत्व होना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी स्वतंत्रता संग्राम की, 1857 की। प्रत्येक कार्य में कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष, विशिष्ट, कुछ सामान्य, कुछ आकस्मिक, कुछ प्रधान कारण निहित जरूर होते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसको वर्णन करने में चूक जाते हैं। किसी घर को आग लगने पर उस आग लगाने वाले व्यक्ति को छोड़कर उसके हाथ की माचिस की तीली पर सारा आरोप मढ़ दिया जाता है। सारा आरोप लादने वाले मूर्ख न्यायाधीश की तरह वो इतिहासकार फिर हास्यास्पद हो जाता है। हिंदुस्तान में 1857 की घटित प्रचंड क्रांति का इतिहास भी किसी भी विदेशी स्वदेशी ने पक्षपात पूर्ण होकर नहीं लिखा। कुछ अंग्रेजों ने केवल वर्णन के प्रयास ही किया केवल, और कुछ लोगों ने दूषित दृष्टि के कारण क्रांति युद्ध के मूल तत्वों को अनदेखा कर दिया। जो क्रांति पेशावर, कलकत्ता तक आंधी के रूप में चली, उसका कारण इसके अलावा क्या हो सकता है कि उसने अपनी सामर्थ्य पर कुछ खास चीजों को नष्ट कर देना है। अपना हित साधने के लिए क्रांति युद्ध के स्वरूप को सर्वाधिक भ्रष्ट किया है चंद स्वजातीय तथा विजातीय इतिहासकारों ने, जिन्होंने ये कहा कि 1857 की क्रांति का कारण दूसरा कुछ नहीं, मुट्ठी भर लालची लोगों द्वारा फैलाई गई कारतूसों की अफवाह है। अंग्रेज इतिहासकार और अंग्रेजों के कृपा पात्र देसी ग्रंथकार कहते हैं कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। केवल इतना सुनकर मूर्ख भड़क गए। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, इसलिए तीसरा बिगड़ गया और ऐसी अंधी परंपरा चल निकली कि एक विद्रोह हो गया। 1857 की प्रचंड क्रांति ऐसे कारणों से उत्पन्न होगी, ये कहने वाले मंद या कुटिल बुद्धि के लोगों को क्रांति एक अविवेकी मूर्खों का समाज लगता है। यदि ऐसा ही था तो नाना साहब दिल्ली का बादशाह, झांसी की रानी, रुहेलखंड का खान बहादुर, ये कैसे सम्मिलित हो गए? वो अंग्रेजों के नौकर तो नहीं थे, उनकी अपनी रियासतें थी। ना ही उन्हें फौजी कारतूस तोड़ने का आदेश दिया गया था। अंग्रेजों ने, लाखों लोगों ने, सैनिकों ने, राजा महाराजाओं ने, सामान्य जन, राजा, रंक, हिंदू, मुसलमान, सबने इस क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। उतना ही हास्यास्पद यह तर्क भी है कि विद्रोह का उद्गम हेतु केवल अवध राज्य छीनने में था। अब स्वयं तो अवध का नवाब कलकत्ता के किले में बंद था। एक इंग्लैंड में प्रकाशित लेख में लिखा हुआ है, जिन्होंने अवध के नवाब को जन्म से भी कभी नहीं देखा था और ना आगे देखने की संभावना थी, इन सिपाहियों को उससे सहानुभूति क्यों होने लगी थी? कारतूसों का डर और अवध का राज्य हड़पना गौण और आकस्मिक कारण थे और इतिहासकारों ने इन्हें प्रधान कारण बता दिया।
और इतिहास लिख दिया। 1857 क्रांति के प्रधान कारण जो दिव्य तत्व थे वो थे स्वधर्म और स्वराज्य। अपने प्राण प्रिय धर्म पर भयंकर विघातक कपटपूर्ण हमला हुआ है, ये यथार्थ दिखते ही स्वधर्म रक्षणार्थ जो दीन दीन की गर्जना शुरू हुई, वही स्वराज्य प्राप्ति का तथा स्वधर्म की रक्षा की उत्पन्न पवित्र इच्छा इस क्रांति युद्ध की जड़ें थीं। स्वराज्य के लिए हिंदुस्तान ने कौन सा प्रयास नहीं किया और स्वधर्म के लिए कौन सी दिव्यता अंगीकार नहीं करी। सुरा जो पचा जिए जो लड़े दीन के हेतु, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छोड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। दिल्ली के बादशाह के द्वारा स्वराज्य स्थापना के लिए जारी घोषणा पत्र जो आज भी आर्काइव में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, हिंदवासियों, यदि हम सब मन में ठान लें तो शत्रु को क्षण भर में धूल चटा सकते हैं और अपने प्राण प्रिय धर्म एवं प्राण प्रिय देश को पूरी तरह भय मुक्त कर सकते हैं। स्वदेश रक्षा, स्वराज्य संस्थापन एवं स्वधर्म परित्राण के लिए दिल्ली के सिंहासन से प्रार्थित दिव्य एवं स्फूर्तिजनक मंत्र में ही 1857 की क्रांति का बीज है। बरेली में मुद्रित एवं प्रकाशित अवध के नवाब के आज्ञा पत्र में ये कहा गया, हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं और मुसलमानों उठो, स्वदेश बंधुओं, परमेश्वर की दी हुई सौगात में सबसे श्रेष्ठ सौगात स्वराज्य है। ये ईश्वरीय सौगात जिसने हमसे छल से छीन ली है उस अत्याचारी राक्षस को वो बहुत दिन बचेगी क्या? ये ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध किया गया कृत्य क्या जय प्राप्त करेगा? नहीं नहीं, अंग्रेजों ने इतने जुल्म ढाए हैं, उनके पाप के घड़े पहले ही लबालब भरे हुए हैं और उसमें हमारे पवित्र धर्म का नाश करने की कुबुद्धि और समा गई है। आप शांति से बैठे रहें? नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि पवित्र धर्म युद्ध में जो वीर स्वधर्म के लिए अपनी तलवार म्यान के बाहर निकालते हैं वे सब समान योग्यता के होते हैं, वे भाई भाई है, किसी तरह का भेद नहीं है। फिर एक बार मैं सारे हिंदुओं बंधुओं का आह्वान करता हूं, उठो और इस परम ईश्वरीय और दिव्य कर्तव्य के लिए रण मैदान में कूद पड़ो। ये बरेली में मुद्रित प्रकाशित अवध के नवाब का आज्ञा पत्र है। इस तरह के घोषणा पत्र कई सिंहासन के अधिकारियों ने निकाले। धर्म युद्ध में उठी यही वीर गर्जना स्वधर्म एवं स्वराज्य दोनों तत्वों का जय घोष करती है। स्वधर्म के बिना स्वराज्य तुच्छ है और स्वराज्य के बिना स्वधर्म बलहीन है। यही प्राचीन लोगों की धारणा रही है। गुलामी का प्लेग संहार कर रहा था। नागपुर, अवध, झांसी का स्वराज्य धूल में मिला दिए गए। जब दिल्ली को अंग्रेजों ने घेर लिया था और युद्ध घमासान हो गया था, बादशाह का दूसरा घोषणा पत्र कहता है, जमी राजगान वो रोसाए हिंद पर वाजे होके तुम बेहमा उजू नेकी और फैयाजी में मुश्तईर उद्दईर हो। खुदावत ने तुमको ये मर्तबे आली और मुल्क और दौलत हुकूमत इसी वास्ते बख्शी है कि तुम उन लोगों को जो तुम्हारे मजहब में दखल अंदाजी करें गारद कर दो। स्वधर्म के लिए उठो और स्वराज्य प्राप्त करो। इस तत्व ने हिंदुस्तान के इतिहास में पता नहीं कितने देवी चमत्कार करे। स्वधर्म एवं स्वराज्य इन्हीं दो कारणों से 1857 का क्रांति युद्ध लड़ा गया। जस्टिन मैकार्थी कहते हैं, वस्तुस्थिति ये है कि भारतीय प्रायद्वीप के संपूर्ण उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देसी जातियों ने विद्रोह कर दिया था। केवल सिपाहियों ने ही विद्रोह नहीं किया, इसे कोरी सैनिक क्रांति का नाम नहीं दिया जा सकता। ये तो भारत पर आंग्ल सत्ता के विरुद्ध सैनिक कठिनाइयों, राष्ट्रीय घृणा और धार्मिक कट्टरता का संयुक्त उभार था। मुसलमान और हिंदुओं ने अपने शताब्दियों के धार्मिक विरोध को भुलाकर ईसाइयों के विरुद्ध हाथ मिला लिए थे। चर्बी वाले कारतूसों के विवाद ने तो केवल चिंगारी दहकाई थी और उस चिंगारी ने सभी ज्वलनशील पदार्थों में आग भड़का दी। मेरठ के सिपाहियों ने क्षण भर में ही अपना नेता पा लिया और सैनिक विद्रोह को एक राष्ट्रीय धर्म युद्ध में परिवर्तित कर दिया। चार्ल्स बाल जो हिस्टोरियन है,
वो लिखते हैं, आगे चलकर धारा किनारों को तोड़कर बह निकली। यही आशा की जाती थी कि ये धाराएं संपूर्ण यूरोपीय तत्वों को विनष्ट कर निगल जाएंगी। ये विद्रोह उस संपूर्ण जनता के विद्रोह का रूप धारण कर चुका था जो काल्पनिक गलतियों से क्षुब्ध होकर भड़क उठी थी और घृणा व कट्टरता के भ्रम में आबद्ध हो चुकी थी। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट सिपाही वॉर में व्हाइट लिखते हैं कि यदि मैं अवधवासियों के द्वारा प्रदर्शित साहस की प्रशंसा नहीं करूंगा तो एक इतिहासकार का पावन दायित्व मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें स्वदेश से प्रेरित निष्ठावान देशभक्तों के रूप में मान्यता दी जा सकती है क्योंकि वो अपनी मातृभूमि और सम्राट के लिए संग्राम कर रहे थे, स्वराज्य और स्वधर्म के लिए संघर्षरत हुए थे। सीले अनदर हिस्टोरियन कहता है, अंग्रेजों का हिंदुस्तान से संबंध एक प्रकृति से मजाक था। इन दो देशों में किसी तरह का प्राकृतिक बंधन नहीं है, उनका रक्त भिन्न है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्रांति के बीज काशी, रुहेलखंड और बंगाल में बोए। वेलजली ने मैसूर, आसई, पुणे, सतारा एवं उत्तरी भारत में बीज बोए। यद्यपि 1657 के क्लाइव द्वारा निहित स्वार्थ और अन्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्लासी के मैदान में रक्त मांस की नींव रखने के साथ ही क्रांति युद्ध का संकल्प ले लिया गया था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के आने के साथ ही अधम और नीच कर्मों का सूत्रपात हो गया था। एक जिद्दी, घमंडी, दुस्साहसी तथा धूर्त राजनीतिज्ञ जिसकी अनीतियों का मूर्त परिणाम क्रांति था, अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर डाले गए भयंकर डाके जिसमें संधि पत्र, वचन, दोस्ती आदि शब्दों का समावेशन किया गया। यद्यपि इनका डाके में कभी कोई स्थान नहीं होता, डाका तो डाका ही होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार को न्याय से अथवा अन्याय से मारा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे निरपराध क्यों छोड़ दिया? जायज पुत्र तथा दत्तक पुत्र को रियासत देने के वचन तथा संधि पत्र तभी तक अंग्रेजों को स्वीकार थे जब तक वो अपनी पैठ ना बना ले। बाद में सारे वचन भूलकर संधि पत्रों को कूड़ेदान में डालकर जो रियासतें हड़पने का तथा राजशाही, बादशाही तथा महलों को लूटने का नंगा नाच चला, वो क्रांति की आग को और हवा दे रहा था। ये खुद डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन पेज 165-68 में दर्ज है कि किस तरह रानियों की दौलत तथा जवाहरात लूटकर महलों की खुदाई की गई और सब रानियों को और परिवार के सदस्यों को दर बदर बेदखल कर दिया गया। तो जनाब, ये थे 1857 की क्रांति के पीछे के छुपे हुए कारण। एक मंगल पांडे का कृत्य, वो तो एक चिंगारी लगी थी, बाकी तो ये आग बरसों से धधक रही थी। और इस आग में क्या राजा, क्या रंक, आगे बहुत कुछ उस किताब में वर्णित है, जहाँ पे समाज का हर वर्ण, जिसको आज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कहा जाता है, वो सब इसमें शामिल हो गए थे। खटीक समाज, बहुत उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध अवध की लड़ाई में। तो जनाब, ये 1857 की क्रांति में छिपे हुए कारण के बारे में आपको सुनकर कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दें तो मुझे अच्छा लगेगा। और वीर सावरकर की लिखी हुई किताब है, कोशिश करूँगा कि इस किताब के कुछ अंश मैं आपके सामने आगे भी प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत है। फिर मिलूँगा कभी इस क्रांति की किताब के अगले अंशों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।